अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। वीबीटी के सूत्र इतने सीधे, सरल और ऑल इंक्लूसिव हैं, लेकिन फिर भी तंत्र अध्यात्म की मुख्य धारा में इतना पॉपुलर नहीं है, ऐसा क्यों? प्रश्न बड़ा सुंदर है, महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है। तंत्र शब्द हम इतनी बार सुनते हैं, लेकिन तंत्र के नाम पर हम जानते क्या हैं? तंत्र के नाम पर जो जानकारी मुख्य धारा में व्यक्ति के पास होती है वो कुछ विचित्र सी। भारत ने अंतर जगत में गहरे प्रवेश करने के जो अनूठे रास्ते ढूंढे, उन्हीं में तंत्र है। तंत्र के बहुत ही आधारभूत ग्रंथों में से विज्ञान भैरव तंत्र भी है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में अगर हम जाएं और देखें तो कितना सीधा, जैसा प्रश्न में भी लिखा है, ऑल इंक्लूसिव, सीधे, सरल और ऑल इंक्लूसिव, यानी सब कुछ को शामिल करने वाले सूत्र हैं। तो जब इतना सीधा है, इतना सरल है ये मार्ग, और एक सर्वग्राही ऑल इंक्लूसिव उसका पैटर्न है, तो मुख्य धारा से क्यों वो हट गया, मुख्य धारा में क्यों शामिल नहीं हुआ? प्रश्न तो विचारणीय है। मुख्य धारा में इसलिए नहीं आया क्योंकि हम इतनी सरल सीधी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मनुष्य जटिलता में रुचि रखता है, और इसीलिए जो एक पब्लिक इंप्रेशन क्रिएट हुआ, यानी कि जो सामान्य मनुष्य है उसके ऊपर जो तंत्र का एक प्रक्षेपण आया, वो बड़ा ही जटिलता का आया कि इतनी घनघोर साधनाएं, इतने जटिल तंत्र मंत्र, ये यंत्र, कि पता नहीं, इंसान को लगता है ये तो अपने बस की बात नहीं। और विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों को सुने तो लगता है कि वाह, ये तो हमारी ही बात है। इसको सिलसिलेवार समझें तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी आध्यात्मिक और ज्यादातर जो आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना हुई वो पुरुषों के माध्यम से हुई। तो उसमें जो पुरुषवादी सोच है वो शामिल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, तमाम जगहों पर उससे ऊपर उठने की अथक चेष्टा करी गई, लेकिन ग्रंथों में इतनी मिलावट भी होती रही कि उससे बचना मुश्किल था। तंत्र ऐसा मार्ग आया जिसने द्वैत का स्वीकार किया, पूरा का पूरा, ड्युअलिटी का पूरा एक्सेप्टेंस, और उस द्वैत के स्वीकार के बाद अद्वैत की यात्रा में गया। तंत्र ने प्रेम का स्वीकार किया पूरा, स्त्री पुरुष के भेद को मिटाया तंत्र ने। समाज अभी जिन परिपाटियों पे चलना चाह रहा था, और आज भी कोई उससे बहुत हालात बदल नहीं गए, हाँ बदल रहे हैं, लेकिन बदल ही गए हैं ऐसा नहीं। तो अगर स्त्रियों को किनारे करना था और उनको बहुत स्वीकार्यता नहीं देनी थी अध्यात्म में, या जीवन की जागृति की यात्रा में, या जीवन के सर्वांगीण विकास में, तो फिर तंत्र मुख्य धारा में कैसे आता? अब तंत्र के ग्रंथ की खूबसूरती देखें, जितने भी तंत्र के सूत्र हैं, ज्यादातर जो तांत्रिक साहित्य मिलता है वो शिव और देवी के संवाद के रूप में ही अधिकतर हैं। यहां पर भी विज्ञान भैरव तंत्र में देवी पूछती हैं, शिव उत्तर देते हैं। देवी और शिव तंत्र का एक प्रतीक है, पुरुष और स्त्री, यिन यांग, उसका एक सिंबलाइजेशन है। और ये अनन्यतम प्रेम की घटना है। क्या हम परिकल्पना कर सकते हैं कि
किसी योग के दर्शन में या किसी और साधना के दर्शन में प्रेमी प्रेयसी साधक भी होंगे, और जो अनन्य प्रेम में हैं उनके बीच इतना उदात्त, इतना ट्रांसेंडेंटल संवाद भी होगा। प्रेम का स्वीकार प्राथमिक चरण के रूप में आ गया, साधना तो आएगी बाद में। समाज पहले भी नहीं तैयार था कि वो प्रेम के सर्वांगीण रूप को पूरा का पूरा स्वीकार कर सके। समाज आज भी नहीं तैयार है कि वो प्रेम के सर्वांगीण रूप को पूरा का पूरा स्वीकार कर सके। स्त्री पुरुष की पारस्परिक संभावनाओं को पूरा का पूरा स्वीकार किया जा सके, अभी भी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचे। लेकिन तंत्र ने वो परिकल्पना की और वो हाइपोथेसिस जो उसके अंदर, उसके दर्शन में आई, उसके आधार पे बहुत सारी चीजें शुरू हुई। तो अगर विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत ही देखें तो वो एक प्रेमपूर्ण शुरुआत है। अब कोई कहेगा इसमें प्रेम की क्या जरूरत थी साधना में? जितने आप साहित्य, धार्मिक साहित्य उठा के देखिए, उसमें प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है। और स्त्री तो फिर बिल्कुल नरक का द्वार ही बना के रख दिया, ऐसे तो वर्णन नहीं है। यहां तो सीधे प्रेयसी से ही संवाद हो रहा है। यहां तो संवाद ही वहां से शुरू हुआ। कोई मुश्किल नहीं थी कि इस ग्रंथ को, ऐसे तांत्रिक साहित्य को रचने के लिए वो किसी भी सीकर को ले सकते थे कि सीकर ने पूछा। अब जैसे अष्टावक्र जनक के संवाद हैं, बहुत ही उच्च स्तर के सूत्र हैं, लेकिन अष्टावक्र और जनक, कृष्ण और अर्जुन, या बाकी जगहों पर हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन कौन पूछ रहा है ऐसे संवाद, यहां पर हमको सीधे सीधे पता होता है कि देवी पूछ रही। जो शास्त्र है वो यही कहता है तंत्र का। तो एक तंत्र की जो इतनी सरल सी बात थी, बहुत ही साधारण सी, कि जीवन का जो सरल स्वरूप है द्वैत का, और स्त्री पुरुष की जो भिन्नता है और उनके बीच प्रेम के नैसर्गिक प्रवाह की जो संभावना है, उसको स्वीकार करके चलते हैं। इसमें इतनी अड़चन क्या है? इसमें बाधा कहाँ है? बस इतनी सी बात ने भी उसको मुख्य धारा में नहीं आने दिया, क्योंकि समाज पुरुष शासित होने की तरफ था। स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार से वंचित किया जा रहा था। बहुत बहुत व्यवस्थाएं उथल पुथल में चारों तरफ थी। और ज्यादातर जो धार्मिक मामले होते थे वो एक व्यवसाय का रूप ले लेते थे, आज भी ले लेते हैं कमोबेश अगर देखें। यह धर्म जो था वो एक सत्ता और शक्ति के केंद्र में परिवर्तित होने लगता था। तंत्र की सरलता को स्वीकार करेंगे तो सत्ता और शक्ति का केंद्र ही कहां रहा, व्यवसाय कहां रहा। किसी के ऊपर शासन करने की जो भावनाएं हैं वो कहां रही, वो तो खत्म हो गई। ऑल इंक्लूसिव हो जाएंगे, ऑल इंक्लूसिव हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो लोग कहेंगे फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन तंत्र का जो अप्रतिम सौंदर्य है वो यहीं से तो शुरू होता है, और यही भारतीय दर्शन की अनूठी अपूर्व विशेषता है, अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल ब्यूटी है। ऑल इंक्लूसिव क्या है? किसी भी चीज को नकारा नहीं। वो कहते हैं हर चीज तो माध्यम बन सकती है। साधना है, अंतरतम में प्रवेश करना है, जीवन के रहस्य को जानना है, सत्य की तरफ हमको यात्रा करनी है, तो कोई भी चीज द्वार बन जाएगी, कुछ भी हमारे लिए इशारा बन जाएगा। उसके लिए हमको विवेक, प्रज्ञा, तत्परता, स्वीकृति, यही सब तो चाहिए। तंत्र इसीलिए सब कुछ को हमारे सामने रखता है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों को देखें तो क्या नहीं है उन सूत्रों में, सब कुछ है। सब हर दिशा से आई हुई सूचनाएं, देशनाएं, इशारे हैं उसमें।
बाकी जगत, धर्म जगत काम वासना से घबराया रहता है, तंत्र ने उसको भी स्वीकार कर लिया। विज्ञान भैरव तंत्र में भी काम वासना से संबंधित 3 विधियां, अभी हम अगले सेशन में उन्हीं पर बात करेंगे। इनकार नहीं किया तंत्र ने, और यह भी नहीं कहा कि यही सब कुछ है। 112 विधियों में 3 विधियां उधर से भी आ गई। कितने भी शास्त्र खंगाल डालें, वहां पर स्त्रियों के लिए कोई एक विधि नहीं मिलेगी। अब स्त्रियां सिर के बल खड़ी रहें, वो उनकी अपनी मर्जी, योग साधें, हठ योग साधें, कुछ भी करें, उनकी मर्जी करें, लेकिन उनके लिए विशेषता किसी चीज का इशारा नहीं है। यानी उधर सोच ही नहीं रहा था कोई, उधर किसी को लेना देना ही नहीं था। और प्रतिबंध तो जानते ही हैं आप लोग सब, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। विज्ञान भैरव तंत्र में कुछ विधियां विशेषता स्त्रियों के लिए ही आई, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। स्त्री और पुरुष के बीच इतनी अद्भुत समता और संतुलन लाने का दर्शन है तंत्र। क्या समाज आज भी तैयार है स्त्री और पुरुष के बीच इतनी समता और संतुलन के लिए? आधुनिक समय में भी संघर्ष के साथ वो समता मिल रही है धीरे धीरे। तंत्र ने वो दर्शन, वो परिकल्पना इतने पहले करी। तो ये जो छोटे से कारण, इन्हीं कारणों से तंत्र बाहर हो गया, क्योंकि समाज को रुचि ही इस बात में है कि वो निंदा पर खड़ा हो, तुलना पर खड़ा हो, आक्रामकता पर खड़ा हो, और ज्ञान की जो धारा है वो भी ऐसे चले कि कुछ तो बहुत पवित्र हो जाए और कुछ बहुत निंदित हो जाए। तंत्र की देशना में कोई निंदा जैसा आता ही नहीं विषय, इसीलिए वो ऑल इंक्लूसिव है। कोई भी बात आप उठाइए, कोई भी बात आप उठाइए, तंत्र कहेगा ठीक है, यहां से भी रास्ता निकलेगा, तो इसकी निंदा नहीं करनी है, इसको हमें इनकार नहीं करना है। तंत्र के ही प्रभाव में भारत में एक और छोटी धारा टूटी। मुख्य तो देखिए तंत्र का दर्शन, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की अगर बात करें तो उसको अगर हम आधारभूत दर्शन में से मान लें तो माना जा सकता है। और भी कई चीजें हैं उनको माना जा सकता है, शिव सूत्रों की एक परंपरा, उसको माना जा सकता है। लेकिन फिर तंत्र के और वेरिएशन टूटे, जैसे अघोर परंपरा। अघोर शब्द का ही अर्थ होता है सरल, जो घोर नहीं है। घोर मतलब इंटेंस, टेरिफिक। जैसे कहते हैं घोर पीड़ा से हम भरे हुए थे, घोर अंधेरा हमें घेरे हुए था। घोर का मतलब होता है टेरिफिक, इंटेंस। अघोर जो घोर नहीं है, जो टेरिफिक, आतंकित करने वाला नहीं है, जो सरल है। लेकिन समाज में हम क्या देखते हैं, अगर कोई बताए अच्छा कोई अघोरी आया है, हम लोग बचपन में भी कैसे किससे सुनते थे, अब अघोरी नाम से ही बच्चे डर जाते हैं। अघोरी इसका मतलब कुछ अजीब भूत पिशाच टाइप का व्यक्ति, राख लपेटे हुए, हड्डियां पहने हुए और गाली गलौज करता हुआ, मतलब एक विक्षिप्त सा व्यक्ति। या वहां से हटा लें तो कुछ अद्भुत शक्तियों का स्वामी, सिद्धियों का स्वामी, कुछ विचित्र कारनामे करने वाला व्यक्ति, शमशान में रहने वाला व्यक्ति, चिताओं के पास साधना करने वाला, मुर्दे का मांस खाने वाला, ये सब बातें आ जाएंगी। अब ये क्यों आ गई? जब तंत्र ने किसी भी चीज को इनकार नहीं किया, उसने ऑल इंक्लूसिव बनाया, तो यहां पर यह दुर्घटना भी घट गई कि जितनी भी विक्षिप्तताएं थी, समाज की जितनी भी विकृतियां थीं, वो सब भी धीरे धीरे उसी का सहारा लेकर, उसी की टेक लेकर खड़ी होने लग गई। अब उसको अगर संयम के साथ धीरे धीरे समझाते चलते तो बात क्लियर होती चलती। लेकिन एक तो तंत्र के ऊपर लोग आक्रामक थे, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आक्रामक था, तो समझाने बताने के लिए मौके भी नहीं थे। फिर वक्त के साथ जैसे चीज़ों में सुधार होता है, रिफाइनमेंट होता है, उसका भी अवसर नहीं था।
तो चीजें विकृत होती चली गई। अगर हम एक अघोरी की परिकल्पना करें तो वो क्या बता रहा है? वो केवल दार्शनिक परिप्रेक्ष्य रख रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई ऐसा हमको करना है तो एक अलग बात है। वो कह रहा है हमको चिताओं से घृणा नहीं, हमको मुर्दों से कोई घृणा नहीं, हमको किसी भी चीज से, जिसको हम गंदगी कहते हैं, कूड़ा कहते हैं, इन सब चीजों को कहते हैं, गाली गलौज जो भी हम कहते हैं, हमको किसी भी चीज से कोई घृणा नहीं, हमको कोई निंदा नहीं। ये बात भी सच है कि किसी बात को समझाने के लिए कुशलता भी धीरे धीरे आती है। प्रारंभ में जब इस बात को रखा गया होगा तो हो सकता है उतनी कुशलता ना रही हो समझाने में, तो लोगों ने उसको वैसे ही पकड़ लिया। तमाम चीजें फेस वैल्यू पे पकड़ लेते हैं। अघोर मार्ग भी यही कह रहा था कि निंदा नहीं करो किसी चीज की, हर जगह से कोई मार्ग खुल जाएगा, सब एक ही चेतना का विस्तार है, कोई निंदा नहीं, उससे ऊपर जाना है। इसका सार्थक पहलू क्या था कि किसी व्यक्ति की भी निंदा नहीं। कोई व्यक्ति अगर कम समझ का है, कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में रहने वाला है, शारीरिक मानसिक, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको हम एक दिशा देते हैं कि यहाँ से भी कोई मार्ग निकल जाएगा, कोई रास्ता इसके बनेगा। आक्रामकता नहीं है कि तंत्र एकदम इतना पवित्र, इतना दिव्य होकर खड़ा हो जाए कि बाकी सारी चीजों को वो निंदित करने लगे। इसी परंपरा में अघोर परंपरा आई, इसी में जो और भी परंपराएं आई तो पंचमकार भी आ गए। पंचमकार आप लोग जानते ही हैं, मांस, मदिरा, मीन, मत्स्य, मैथुन। तंत्र में किसी चीज का इनकार नहीं किया, क्योंकि वो ये भी देखकर चल रहा था कि अब ये समय का अगर हम पुराना व्हील घुमा कर देखें, लोगों के अंदर मांसाहार की वृत्ति है। मनुष्य का शरीर और मन डिजाइन है दोनों के लिए। तंत्र ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वहां से भी चलेंगे आगे। धीरे धीरे जब हमारी सुविधाएं विकसित होंगी, संवेदनशीलताएं विकसित होंगी, तो संभव है कि हम मांसाहार से आगे जाए। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी तंत्र के पास। एकदम वो कहता है तुम मांसाहार करते हो, तुम गलत आदमी हो, तुम्हारे लिए कोई साधना का मतलब नहीं, तुम बिल्कुल बेकार हो। मदिरा, नशा, शराब, उसका भी एक समाज में रूप था। तो तंत्र ने कहा उसका भी हम कुछ उपयोग करेंगे और उसको हम रिडिफाइन करेंगे। गोरखनाथ जी का जो काम रहा, प्रसिद्ध नाथ योगी गोरखनाथ जी, उन्होंने इन्हीं सब चीजों को रिडिफाइन कर दिया, पंचमकारों को रिडिफाइन कर दिया। इनके आंतरिक मतलब क्या है, क्यों चाहते हो तुम उनसे, उनके पीछे कहाँ जाना है, बात बदल गई। हर आध्यात्मिक जो गुरु आता है उसका काम ही होता है रिडिफाइन करना। ये तो बात बिल्कुल तय है कि किसी भी बात का दुरुपयोग तो करना संभव है ही है, दुरुपयोग तो किया ही जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारा सुचितावादी, बहुत ही पवित्रतावादी और एक्सक्लूजन में चलने वाला, यानी तमाम चीजों को छोड़कर चलने वाला अध्यात्म था, उसने भी दुरुपयोग नहीं किया क्या? उसने भी दुरुपयोग किया। उसके दुरुपयोग अलग किस्म के हैं। तंत्र धैर्य की परंपरा थी, पेशेंस की। हम उस व्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं कि जो दुरुपयोग में जा रहा है, ठीक है तुम ऐसे ही हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसके ऊपर भी पेशेंस रखते हैं, उसके साथ भी करुणा के साथ चलते हैं। तो ये सब जो कारण थे, ये कारण जितने सीधे और सरल जान पड़ते थे, उतने ही लोगों को डराने वाले बन गए। उन लोगों को लगा कि ऐसे तो सब बिखर जाएगा, ऐसे तो हम नीति नियम कैसे बनाएंगे, ऐसे हम कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे। तंत्र की जो मुख्य धारा है उसमें करुणा बहती। वो कहता है इतनी जल्दी जजमेंटल होने की, इतनी जल्दी कैटेगराइजेशन की क्या है? थोड़ा धैर्य के साथ, संवेदनशीलता के साथ देखिए तो बहुत सारी चीजों को एक संतुलन दिया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ये सब जो छोटे छोटे बड़े सामान्य से कारण दिखते रहे, इन कारणों से ही तंत्र मुख्य धारा में
नहीं आया। और पहला जो कारण मैंने बताया वो सर्वोपरि था। स्त्री पुरुष के बीच का जो द्वंद्व तमाम धर्मों ने, धार्मिक व्यवस्थाओं ने पैदा किया था, धर्मों मतलब जो परंपराएं चल रही थी, धर्म तो भारत में कोई ऐसा रहा नहीं कभी, उस कारण से, उस द्वंद्व के कारण भी तंत्र पीछे चलता चला गया। और तंत्र के आधार में ये स्त्री पुरुष की समानता, समता, उनकी अद्वितीयता, उस पर काम होता है। तो आज भी समाज उसको पूरी तरह स्वीकार करने के मुकाम पर है, ये भी सोचने की बात है। क्या वो है सचमुच में? हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। तंत्र की देशना को स्वीकार करने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर 112 सूत्रों की ही बात विज्ञान भैरव तंत्र के हम केवल सामने रखें, तंत्र के व्यापक जो दर्शन है, शास्त्र हैं, उनको हटा लें हम उन सूत्रों को, अगर हम सारी 112 बातों को हम शामिल करें तो कौन सा संप्रदाय खड़ा हो सकता है? उस पे सब कुछ आ जाएगा। उसमें हम कौन सी चीज खड़ी करेंगे उसके ऊपर? या तो हम कह दें कि हम सब कुछ को स्वीकार करते, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएंगे और चीजें भटकने भी लग जाएंगी लोगों की। तो तंत्र वस्तुतः कल्ट लेस, संप्रदाय विहीन अध्यात्म की प्रस्तावना करने वाला दर्शन था। क्योंकि इतनी सारी बातें आपने कह दी तो संप्रदाय किस पर बनाएंगे? संप्रदाय बनाने के लिए तो आपको बिल्कुल सीधा कमांडमेंट चाहिए कि यही है, ऐसा ही होता है, यही करना है, हमको ऐसे ही चलना है। तंत्र कहता है ऐसे भी चल सकते हो, वैसे भी चल सकते हो, कैसे भी चल सकते हो, जैसे हो वैसे चल सकते हो। संप्रदाय नहीं बन सकता ऐसी बातों पर। संप्रदाय के लिए हमको एक आर्मी वाला माइंड चाहिए, बिल्कुल आक्रामक। तंत्र उसकी परवाह नहीं करता, कैसे मुख्य धारा में आएगा वो। अगर आज के तारीख में तंत्र को हम सुधारें, क्योंकि हम, मेरा काम तो वही है, हम तो वही कर रहे हैं, सुधार ही देते हैं उसको बीच बीच में, तो हम आज के बदलाव को भी उसमें शामिल कर लेंगे। ये आज का इंटरनेट का वर्ल्ड, सोशल मीडिया का वर्ल्ड, ये चारों तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड, उसके हिसाब से भी हम तंत्र को अडॉप्ट करेंगे। तंत्र को किसी भी चीज से परेशानी नहीं, क्योंकि तंत्र को कोई निंदा करनी ही नहीं है। वो कहता है ठीक है, तुमको ऐसा ही अस्तित्व ने डिजाइन किया है तो तुमको वहीं से कोई रास्ता मिल जाएगा। जरा विवेक और समझदारी से उस पर मनन करने की जरूरत है। लेकिन व्यक्ति को जटिलता की रुचि है, व्यक्ति को कमांडमेंट्स की रुचि है। तंत्र न जटिलता देता है न कमांडमेंट देता है, तो इसीलिए वो हटता चला गया। लेकिन सर्वाधिक सुंदर, रूपांतरणकारी और अपने समय से आगे चलने वाली देशनाओं में तंत्र है।